ठाट बाट व धूमधाम से निकली बा महाकाल की शाही सवारी मार्ग पर भक्तों ने लगाए बा महाकाल के जयकारे। प्रतिवर्ष कार्तिक अगन मास में निकलने वाली सवारी की श्रृंखला में परंपरागत चौथी एवं शाही सवारी आज सभा मंडप से विधिवत पूजन अर्चन करने के पश्चात अपराह्न 4 बजे नगर भ्रमण हेतु निकाली। सवारी में भूत भावन व महाकाल के आगमन की उद्घोषणा करता घोषक घुड़सवार दल, देशभक्ति व धार्मिक मधुर धुन बजाता बैंड, मंदिर रजत ध्वज, भजन कीर्तन, जांच मजीरों से गुंजायमान भक्तों के साथ पालकी में मां शिप्रा के तट पर पहुंचे बाबा महाकालेश्वर, जहां भगवान बाबा महाकाल का मां शिप्रा के जल से अभिषेक एवं पूजन अर्चन किया गया। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी जी ने बताया कि सवारी परंपरागत शाही मार्ग से अर्थात कोट मोहल्ला, बुद्धि चौराहा, कहारवाड़ी होकर आमघाट पहुंची। वापसी में गनगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, ढाबा रोड, तेलीवाड़ा कंठाल, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी होते हुए वापस मंदिर में पहुंची। आज कार्तिक अगन मास की शाही सवारी है जो बाबा महाकाल महाराज का परंपरागत मार्ग से निकल रही है। अभी भगवान महाकाल का शिप्रा से अभिषेक हुआ है। पुनः महाकाल की सवारी गंगो दरवाजा, खाती की धर्मशाला से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। साल भर में 2 बार सवारी निकलती है, एक तो सावन मास में, भादव मास में निकलती है, उसके बाद में कार्तिक और अगन मास की सवारी निकलती है। 2 बार सवारी निकलती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर इंदौर उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में रविवार रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके चलते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ट्रेन नागदा स्टेशन से उज्जैन शाम 7:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई थी। यह इसका आखिरी स्टॉपेज था। ट्रेन से यात्रियों को उतरने के बाद 8:40 पर इसे प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ा कर दिया गया। यह गाड़ी सुबह उज्जैन स्टेशन से इंदौर के लिए 8 बजे रवाना होती है। आग लगने के दौरान ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और ट्रेन के सभी गेट बंद थे। आग किस प्रकार लगी, इसकी जांच के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन के गार्ड वाले 2 डिब्बों को छोड़कर तीसरे डिब्बे में धुआं एवं लपटें निकलते हुए देखी गई। आरपीएफ, जीआरपी एवं रेलवे कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 दमकल नीलगंगा के रास्ते प्लेटफॉर्म पर पहुंची और आग बुझाई। आग बुझाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। हमें 10:40 पे फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। हमने जस्ट फायर की 3 गाड़ियां दमकल निकाली और यहाँ आए। हमने देखा बोगी जल रही थी। बोगी के सारे गेट लगे हुए थे। फायर की टीम ने सब खोले और आग बुझाई। अभी तक तो जो आग बुझाई जा रही है, आग लगने की सूचना पे फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है। उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहाँ तक जानकारी, जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट, खिड़की, दरवाजे बंद हैं। 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। अभी ध्यान में आया है, पढ़ने में आया आज की रात में उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक जो पैसेंजर गाड़ी खड़ी थी, उसके एक डिब्बे में आग लग गई है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यशाली घटना है। विगत कई दिनों से देखने में आ रहा है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन का जो रखरखाव है, जो मेंटेनेंस है, उसकी तरफ जो स्थानीय प्रशासन उज्जैन का है वो ठीक से ध्यान दे नहीं रहा है। अभी पिछले दिनों भी केंद्र सरकार की जो रेलवे की यात्री सुविधा समिति है, उसके सदस्यों का आगमन हुआ था और उन्होंने भी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान कई पॉइंट बताए थे कि इन पॉइंटों को ठीक किया जाना जरूरी है। उसमें बिजली से संबंधित भी पॉइंट थे और ये बताया जा रहा है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो आग है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। हिलगंगा थाना क्षेत्र में गौहाट कच्चा पाला के पास कुख्यात बदमाश बोखला की गैंग के कुछ लोगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने युवक की मोटरसाइकिल भी शिप्रा नदी में फेंक दी। रविवार शाम पुलिस ने नदी से यह मोटरसाइकिलें बाहर निकलवाई।
मारपीट की यह घटना जयसिंहपुरा में रहने वाले गोविंद माली व उसके भाई विजय के साथ हुई है। गोविंद माली को सिर पर गहरी चोट है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंद ने पुलिस को बताया कि इलाके के बदमाश राहुल पिता रामप्रसाद माली, उसके साथ ही शुभम, सुमित व संदीप सहित अन्य दोस्तों ने उस पर लाठी एवं सरिये से वार किया। गोविंद ने पुलिस को बताया कि राहुल माली ने उसके घर पर भी कब्जा कर रखा है। आरोपियों के खौफ की वजह से गोविंद लंबे वक्त तक शहर से बाहर रहा। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुविल के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अंदर 4-5 लोग मिलकर दो व्यक्तियों की पिटाई कर रहे हैं और उसका जब संज्ञान लिया तो ये घटना थाना नीलगंगा क्षेत्र में पालकंदा नाम की एक जगह है, वहाँ पे घटना कारित की गई थी। जब इन आरोपियों को राउंड अप किया गया तो उनसे पता चला कि इनका पूर्व में ज़मीन और मकान को लेके कोई विवाद चल रहा था, तो उसी के तहत इन्होंने आज 2 लड़कों की पिटाई करी और पीटने के बाद इन्होंने उनकी गाड़ी को भी नदी में फेंकने का भी प्रयास किया, तो गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है और उसके अंदर जो लोग आरोपी हैं उनको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। अभी हमको जानकारी मिली थी पक्का पाला जो जंतर मंतर के पास है, वहां पे 2 युवकों को कुछ युवकों ने मिलकर मारा है। तो इसमें एक युवक गोविंद माली जो घायल है उसको अभी इलाज के लिए हमने अस्पताल में भेजा है, जो वहां एडमिट है। और 3-4 युवकों को हमने जो जिन पे संदेह है उनको अभी हमने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जूना सोमवारिया इलाके में रविवार की रात मारुति इको कार में सवार 4 नशेड़ियों में जमकर कार दौड़ाई गई। सड़क पर पैदल जा रहा एक परिवार को रौंद डाला। इसके बाद सड़क किनारे पर खड़ी एक्टिवा को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इंदौर निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन बच्चों को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटनाक्रम रात करीब 9 बजे का है। मृत युवक का नाम कुलदीप उर्फ टीनू, पिता जीवन पवार, उम्र 34 वर्ष है। कुलदीप इंदौर में अरविंदो अस्पताल के सामने कालिंदिनी नगर में रहता था। उज्जैन में आगर रोड पर चिमनगंज मंडी थाने के पास कुलदीप का ससुराल है। रविवार की रात वह पत्नी व ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ कार्तिक का मेला देखने जा रहा था। रास्ते में इनकी एक्टिवा गाड़ी पंचर हो गई। कुलदीप पैदल ही गाड़ी घसीटता हुआ सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आई मारुति इको कार ने उसे अपनी चपेट में लिया। कार चालक ने कुलदीप के साथ चल रहे 11 साल के केशव एवं 10 साल के दर्शन को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार आगे खड़ी एक एक्टिवा को टक्कर मारकर रुक गई। घटनाक्रम के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने कार में सवार 4 युवकों को दबोच लिया। भीड़ ने इनकी जमकर पिटाई भी की। कार के कांच भी फोड़ दिए गए। पुलिस कर्मियों की मदद से तत्काल कुलदीप व घायल 2 बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां कुलदीप को मृत घोषित कर दिया गया। कार में सवार 4 युवकों को जीवाजीगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इस कार से यह हादसा हुआ है। वह गढ़कालिका मंदिर मार्ग के जानकी नगर निवासी जितेंद्र कहार के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जिस एक्टिवा से जा रही उसकी गाड़ी हवा में निकल गई थी। उस हवा निकलने के बाद में सब पीछे से जो गाड़ी वैन आ रही थी उसके अंदर 4 लड़के खूब दारू पी हुए थे, जिन्होंने भी एक एक्टिवा को भी टक्कर मारी, वो भी 2 जने गिर पड़े। एक साइकिल वाले को भी मारा। वहाँ के लोगों ने इनके संग में खूब पकड़ा धकड़ी करी, इनको मारपीट करी, गाड़ी के कांच आज भी शीशे फोड़ दिए। और ये सब ये घटना का क्रम ये है जिसमें कि 2 बच्चे जो है हमारे चरक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा जिनको। और जब जो हमारे कुलदीप सिंह जो इंदौर से के निवासी हैं, फोटोग्राफर का काम करते थे। परीक्षा परिणामों में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेजों में सब सेंटर खोले जाएं। हाल ही में बीए बीएससी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। परीक्षा परिणाम में कई गड़बड़ी भी सामने आई है। अधिकतम छात्रों को एक ही विषय में अनुत्तीर्ण किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण किया गया है। वहीं कई छात्रों के परीक्षा परिणाम में WH लिखा आ रहा है। पूर्व में भी परीक्षा परिणामों में लगातार इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती रही हैं, जो विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आनन फानन में छात्रों की उत्तर पुस्तिका जांचना छात्रों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। इस बात के साथ बीए बीएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को अविलंब सुधार कर
पुनः परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने विक्रम यूनिवर्सिटी का घेराव किया। वहीं कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणामों में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेजों में सब सेंटर खुले जाने की मांग भी की। ज्ञापन के माध्यम से कुलपति के समक्ष रखी गई। जा रही जैसे सब्जेक्ट में सप्ली आ रही है और 0-0 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमारी ये मांग है कि हमारी रिजल्ट सुधारा जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी शिक्षा नीति की जो है चल रही है उस अंतर्गत हमारी पढ़ाई न रोकी जाए। कौन से सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई है, किसको कितने लगभग कितने छात्र हैं? ज़्यादातर मतलब मेरे को मानव भूगोल में ही है और संस्कृत में, जो मेरा सब्जेक्ट संस्कृत नहीं है, हालांकि हिंदी के अंतर्गत आती है संस्कृत, वो हम मानते हैं, लेकिन सप्ली जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसमें सप्ली कैसे आ सकती है। और कौन कौन सब्जेक्ट है जिनमें छात्रों को समस्या आ रही है? साइंस वाले भी हैं, कुछ आर्ट्स वाले भी हैं। किसी को मानव भूगोल में आ रही है, किसी को भूगोल में आ रही है और किसी को राजनीति में आ रही है, किसी को समाजशास्त्र में आ रही है, किसी को अर्थशास्त्र में आ रही है। कितने छात्र ऐसे हैं जो जिन लोगों को समस्या आ रही है? तकरीबन 80% को तकलीफ आ रही है जो जिनका रिजल्ट खराब हो चुका है। क्या मांग करना है आप? हमारी मांग यह है शिक्षा नीति को रद्द किया जाए, जिससे हमारा रिजल्ट और हमारा भविष्य सुधारा जाए। कि उनके रिजल्ट में सब सब्जेक्ट में पास है पर नीचे सप्लीमेंट्री लिखा जाए। तो असल में जब जा रहे हम प्रिंसिपल मैडम को ज्ञापन दिया, अलग अलग कॉलेज में ज्ञापन भी दिए, तो वहाँ पर जब देख रहे हैं तो मैडम भी बता स्पष्ट इसमें गलती लग रही है। तो आप यूनिवर्सिटी को हम बताना है कि इसमें गलती आई है। और छात्र जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मेजर माइनर भी परेशान हो रहे थे अलग अलग। अभी सरकार ने क्या नई शिक्षा नीति जारी तो कर दी है, उन्होंने वो तो कर दी, पर छात्र बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, उसके कारण ही परेशान हो रहे हैं। तो ये डिमांड है कि हमारे रिजल्ट की जो गड़बड़ी है वो जल्दी जल्दी ठीक करी जाए। सप्लीमेंट्री जो आई है उसमें कितने नंबर आए? हमारे जैसे साइंस कॉलेज, केपी कॉलेज, अलग अलग कॉलेज से जब आए हैं वहाँ पर, तो अलग अलग कॉलेज में भी देख रहे हैं 80% छात्रों को सप्लीमेंट्री टिकट दे रहे हैं मतलब। और बीकॉम में जब बीकॉम का रिजल्ट भी आया था यहाँ पर जारी करा था बीकॉम में, तो एक ही सब्जेक्ट में सबको सप्लीमेंट्री दी गई थी मतलब अलग एक ही सब्जेक्ट में। तो सवाल खड़ा होता है कि एक ही सब्जेक्ट में सब छात्र कैसे फेल हो सकते हैं। कितने स्टूडेंट हैं? इंदौर नगर पालिका निगम ने यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। MIC सदस्य राकेश जैन ने इसके लिए बड़ी पहल की। तय किया गया है कि ऐसे मार्ग जहां रोजाना जाम की हालत बनते हैं वहां का लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण करने के साथ अन्य प्रयास भी किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कई मार्गों पर लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण के कार्यों को शुरू करने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए MIC मेंबर राकेश जैन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन मार्गों का निरीक्षण किया गया है जहां आए दिन वाहन रेंगने को मजबूर है। इसके लिए व्यवस्था चौराहे का लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण किया जाएगा। लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण अभियान के पहले फेज में रणजीत हनुमान रोड से बैंक कॉलोनी की तरफ जाने वाले लेफ्ट टर्न व दरगाह चौराहे के लेफ्ट टर्न का चौड़ीकरण किया जाएगा। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के जिन चौराहों की दशा बदलने का निर्णय लिया गया है वहां रोजाना शाम को 2 घंटे से अधिक समय तक जाम के हालात बने रहते हैं। लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। का इंदौर शहर को लेकर यातायात के लिए बहुत चिंतित हैं और उनकी सुबह से ही मॉनिटरिंग रहती है कि आप शहर के लेफ्ट टर्न चौराहे पे जाके चिंता करें और सभी जगहों का तरीके से कार्य उसका देख के करें। उसी को देखते हुए रणजीत हनुमान रोड पे ये चारू मेडिकल, रणजीत हनुमान बैंक कॉलोनी कॉर्नर, दरगाह कॉलोनी के पे जो लेफ्ट टर्न आ रही है इन सभी लेफ्ट टर्नों का सुधार करने के लगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को दृष्टिगत रखते हुए परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, कलेक्टर इलैया राजा, संभाग आयुक्त पवन शर्मा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े अनेक गणमान्यों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपने अपने सुझाव दिए। अगले साल जनवरी में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच इस इवेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य शहर के प्रबुद्धजनों से सुझाव प्राप्त किए गए। नगर पालिका निगम ने परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित कर प्रबुद्धजनों से चर्चा कर सुझावों को प्राप्त किया। परिचर्चा में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, कलेक्टर इलैया राजा, संभाग आयुक्त पवन शर्मा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि परिचर्चा में शहर के सामाजिक, धार्मिक,
व्यापारिक पत्रकारिता से जुड़े संगठनों के प्रमुख जन मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने अपनी अपनी तरफ से प्रवासी भारतीयों के आतिथ्य के संबंध में अपनी अपनी बातें रखी, जबकि कई प्रबुद्ध जनों ने शहर की समस्याओं पर भी गौर करने का आग्रह किया ताकि मेहमानों के समक्ष शहर की तरफ से अच्छा संदेश जाए। परिचर्चा के दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी मंच से अपनी बात रखी, जबकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि समग्र सुझाव से हम आयोजन की बेहतर मेजबानी कर सकेंगे। इंदौर के लिए गौरव और ऐतिहासिक पल है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है और उसकी तैयारी हमने युद्ध स्तर पे शुरू की है। लेकिन इंदौर का कोई भी कार्यक्रम इंदौर की जनता के समर्थन, उनके मार्गदर्शन के बिना असंभव है। अतिथि देवो भव के भाव से समाज का हर वर्ग इस आयोजन की तैयारी करे, अपने सुझाव दे, अपनी भूमिका तय करे, उस उद्देश्य से ये परिचर्चा बुलाई गई है। सर, अलग-अलग एसोसिएशन के साथ-साथ प्रबुद्ध जनता भी रहने वाली है, क्या उनके आइडियाज को भी अडॉप्ट किया जाएगा? ये परिचर्चा आयोजित ही इसीलिए की गई है कि वो जो अच्छे सुझाव देंगे उनको लागू करेंगे। क्या लगता है नए विकास की नई इबारत लिखेगा ये सम्मेलन मध्य प्रदेश और इंदौर के? इंदौर और मध्य प्रदेश दोनों के लिए भावना की दृष्टि से, भाव की दृष्टि के साथ साथ आर्थिक पटल पर रोजगार की दृष्टि से नए इंदौर और उभरते हुए मध्य प्रदेश के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नए सोपान और नए आयाम लेकर आएगा। जो अपना आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होगा और 11-12 जनवरी को प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित हो रहा है और ये दोनों अच्छे आयोजन इंदौर होस्ट कर रहा है। इसी संबंध में जन भागीदारी कैसे रहे, शहर के जो वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके विचार कैसे इस फोरम को मिले, इस दौरान हम अपने शहर को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले लोगों के सामने, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं या प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है विभिन्न देशों में, वो अपने देश वापस आ रहा है विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए। तो इसी तैयारियों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें सम्मानीय महापौर जी रहेंगे, कमिश्नर सर और कलेक्टर सर भी इस बैठक में भाग लेंगे। उद्देश्य यही है कि इंदौर जो अपनी जन भागीदारी के लिए जाना जाता है, उसी जन भागीदारी की भावना से सभी एसोसिएशंस का, सभी वर्गों का सहयोग लेते हुए उनके कोऑपरेशन से शहर जो आने वाले मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए तैयार दिखे और हम लोग कुछ ऐसा यूनिक करें जो बाकी अब तक के प्रवासी भारतीय दिवसों में ना हुआ हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इंदौर के भले ना हो, देश के किसी भी कोने से हो, लेकिन इंदौर में घर जैसा महसूस करें। सुसनेर नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चोरियों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वार्ड 12 की पार्षद मीना पवन शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर को ज्ञापन देकर वारदातों में शामिल लोगों को पकड़ने एवं चोरी का माल बरामद करने की मांग की है। शर्मा के दिए आवेदन में बताया गया कि नगर में लगातार चोरियां हो रही हैं, पुलिस अभी तक किसी का पता नहीं लगा पाई है। वारदात वार्ड क्रमांक 12 में हुई है। एसपी ने एसडीओपी सुसनेर आकाश बिजोटे को दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा, पार्षद प्रदीप सोनी, दीपक राठौर, मुकेश हरदेनिया मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 12 में ही इतनी वारदात। वार्ड में भूपेंद्र शास्त्री 2 बाइक, सुरेश चौधरी लाखों के जेवरात एवं 25,000, सुरेश पाटीदार, शुभम चौधरी की बाइक सहित कई घटनाएं हो चुकी हैं। डाक बंगला क्षेत्र में पुष्प विहार कॉलोनी में रहने वाले अशोक बामनिया, शंभू शर्मा के घर में भी चोरी हो गई है। प्रेम टेलर की गाड़ी भी चोरी होना बताया जा रहा है। रविवार को केडीएसएस चाइल्ड लाइन बुरहानपुर द्वारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के 7वें दिन ममता संस्था, चाइल्ड लाइन सब सेंटर नेपानगर, जनसाहस संस्था बुरहानपुर, कामरेड ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम इच्छापुर के अम्बेडकर नगर में बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक किया गया। समन्वयक सुनील शिंदे द्वारा बताया गया कि नाटक के माध्यम से उपस्थित लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाते हुए बाल विवाह नहीं करने का परामर्श दिया गया। साथ ही बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए जो सजा का प्रावधान है वह भी बताया गया। वहीं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी विचार किया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों
जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा चाइल्ड लाइन को निर्देश दिए गए थे कि बाल विवाह रोकने के संबंध में सघन अभियान चलाया जाए। इसके परिपालन में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुमन कुमार पिल्ले के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो बच्चों की सहायता करता है, बच्चे कैसे 0 से 18 वर्ष जो असहाय बेसहारा है ना, ऐसे बच्चों की मदद करने आते हैं, बाल श्रम रोकते हैं, बाल विवाह रुकवाते हैं, ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जी टीचर। बच्ची की बाल विवाह करवाना कानून अपराध है। इसके लिए आपको 1 वर्ष का कारावास और 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2 लाख रुपया का खर्चा करा, उधार पाओ तो नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी आप करवाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। इसमें केवल लड़की को छोड़कर बाकी सब लोग जो इस बाल विवाह में शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बैंड वाला, टेंट वाला, खाना खाने वाला, खाना परोसने वाला, बच्ची की शादी तय करने वाला, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है, वो सभी लोग सजा के भागीदार होंगे। ताली बजनी चाहिए। धार के नौगांव थाने पर 38 वर्षीय विवाहित महिला ने कथित तौर पर दुष्कर्म व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में कांग्रेसी विधायक पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। नौगांव पुलिस ने कांग्रेसी विधायक सिंघार के खिलाफ आईपीसी की धारा 374(2) एन 377, 294, 323, 506 का पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें कि सिंघार धार जिले की गंदवानी से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। विधायक उमंग सिंघार की पत्नी के खिलाफ भी घर पर काम करने वाली नौकरानी ने गाली गलौज मारपीट करने का मामला पुलिस में दर्ज करवा रखा है। इधर विधायक उमंग सिंघार का कहना है कि मुझ पर लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं। मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मैंने प्रतिमा के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, इसीलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। कल 20 नवंबर को थाना नौगांव में विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ घरेलू हिंसा 498 है, 377, 376(2)(1), 323, 294, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और इस पीड़िता के बताए अनुसार पुलिस ने मुकदमा कायम करके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। विगत दिनों अज्ञात चोरों द्वारा आदर्श कॉलोनी ब्यावरा में 7 घरों के ताले तोड़कर चांदी एवं जेवरात, नकदी रुपए व अन्य सामान चुराकर चोरी घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम गठित कर तुरंत चोरों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु सीसीटीवी फुटेज एवं मोबाइल नंबरों की सर्चिंग भी की गई, लेकिन फिर से किन्हीं अज्ञात चोरों द्वारा अवधपुरी कॉलोनी में गेट का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। क्षेत्र में बढ़ती वारदातों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सघन पेट्रोलिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया गया। इसके दौरान एक संदिग्ध वाहन पकड़ाने पर उसके तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह से
जुड़े होना पाया गया है। इनके वारदात करने का तरीका रेकी करके विपरीत दिशा में मोटरसाइकिल अन्य प्रांत में चले जाना, फिर वहां वारदात करके अन्य स्थान पर जाकर फिर वारदात करना। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रूप सिंह भील को ग्राम मोगियावे से पकड़वाया है। आरोपी रूप सिंह भील से पूछताछ के दौरान अपने अन्य साथियों के साथ उक्त चोरी की घटना को स्वीकार किया गया। पुलिस टीम के साथ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना एवं आसपास के जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करना एवं अन्य वारदातों को अंजाम देना कबूल किया गया। उक्त आरोपीगण अंतर्राज्यीय चोर गिरोह होकर आसपास के क्षेत्र में काफी लंबे समय से चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में गिरफ्तार कर 23 मोटरसाइकिल, 2 नकबजनी घटनाओं का खुलासा किया गया। घटना के अन्य साथी आरोपी फरार हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी पुलिस द्वारा 23 मोटरसाइकिलें, 16,10,000 रुपए, सोने चांदी के जेवरात व नकदी सहित 2 लाख रुपए, कुल 18,10,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। 6 आरोपी पकड़े गए, 5 आरोपी पकड़े गए और 4 जो है वो अभी फरार है। चारों आरोपियों पे 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उनको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और इसमें जो गिरोह का सरगना था, सबसे बड़ी बात, उसको बहुत ही एक इंटर स्टेट ऑपरेशन में बहुत मेहनत करके पहलवान करके जो इसमें मेन किंग पिन था, उसको पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि आदर्श कॉलोनी वाली जो घटना हुई थी उसके जस्ट बाद 30 तारीख को फिर से एक वारदात उन्होंने घटित की थी। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती झोंका पवन।